नमस्कार दोस्तों, ईबू नावरम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने अफजल खान वध की घटना का अभ्यास किया। उससे हमने कितने भी बड़े संकट के सामने डर कर घुटने टिकने के बजाय उल्टा उसे दूर करने के लिए उचित योजनाएं कैसे बनाए और साहस के साथ इसे लागू करके सफलता कैसे प्राप्त करे, इसकी सीख ली। लेकिन यह अभियान यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस अभियान का फायदा उठाने की असली शुरुआत यही से हुई। अगले 2 भागों में हम यह देखने जा रहे हैं कि एक बार जब दुश्मन में बड़ा छेद कर दिया जाए और उसे बुरी तरह से भयभीत कर दिया जाए, तो वहीं पे रुकने और जश्न मनाने के बजाय उस जीत का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दूरदर्शिता कैसे रखी जाए, जो हमें अपने जीवन की लड़ाई जीतने के लिए भी उपयोगी हो सकती है। इसलिए आगे के एपिसोड्स का थोड़ा सा भी भाग मिस किए बिना अंत तक जरूर देखें। चलो तो फिर 1656 में महाराज ने अपने ही नेतृत्व में जावली के चंद्रराव मौर्य नामक सरदार को नेस्तनाबूद कर दिया और जावली प्रदेश को पूरी तरह स्वराज्य से जोड़ दिया। इससे महाराज को बहुत लाभ पहुंचा। पहली बात तो यह कि इतना बड़ा और दुर्गम क्षेत्र उनके पूर्ण नियंत्रण में आ गया। एक अन्य लाभ यह था कि मुरारबाजी देशपांडे, बाजी प्रभु देशपांडे जैसे साहसी और वफादार सरदार के साथ मौर्य की लड़ाकू सेना महाराज के हिंदवी स्वराज के उदात्त लक्ष्य से प्रभावित होकर स्वराज्य के कार्य में शामिल हो गई। तीसरा लाभ यह हुआ कि महाराज की राज्य की सीमा पश्चिम में सिंधु सागर से जा मिली। उससे महाराज को समुद्री व्यापार और उसके लाभों का एहसास हुआ। और सबसे बड़ा फायदा यह था कि भौगोलिक स्थिति का जबरदस्त ज्ञान रखने वाले इस विद्वान राजा ने मोरोपंत पेशवा से महाबलेश्वर के पश्चिम में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी पर, जिसे पहले भोरप्या पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, उस रणनीतिक स्थान पर एक बुलंद किला तैयार करवाया और उस किले का नाम रखा प्रतापगढ़। किले के लिए चुने गए रणनीतिक स्थान, किले के मजबूत निर्माण और किले को पहले से ही दिए गए उचित नाम को देखते हुए, इस जगह पर हुए जबरदस्त इतिहास को देखते हुए महाराज की दृष्टि को समझना वाकई आश्चर्यजनक है। वाई, महाबलेश्वर, कोयनाखोरी और प्रतापगढ़ की ऊंचाई की तुलना ऊर्ध्वाधर खंड से इस आरेख के अनुसार करते हैं। तब वाई की पश्चिम की ओर जाए तो पसरनी घाट लगता है। इस पर चढ़ने के बाद 2000 फीट की ऊंचाई पर पंचगनी का पठार है। पंचगनी के पश्चिम में 32 किलोमीटर लंबा और लगभग 4000 फीट ऊंचा महाबलेश्वर का भव्य पठार है। पठार को पार करने के बाद अपना नाम सार्थ करने वाली लगभग 2000 फीट गहरी रणतुंडी घाटी से उतरते हुए कोयना नदी के घाटी में प्रवेश करते हैं। कोयना नदी जो महाबलेश्वर के पठार से निकलती है, प्रतापगढ़ के तल के पास उत्तर दक्षिण में लगभग 3.5 से 4.5 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है। इस कोयना नदी की घाटी में घनी झाड़ियां हैं। कहीं कोई बड़ी समतल जगह नहीं है। छोटी मोटी टेकड़ियों और सह्याद्री के पूर्व में जाने वाली छोटी पहाड़ियों से ये घाटी बहुत जटिल बन गई है। किले के उत्तर और दक्षिण की ओर से 2 बड़ी धाराएं बहती हैं। दक्षिण में सबसे बड़ी धारा कुमटा धारा है। कोयना को पार करने के बाद इसके ठीक सामने लगभग 1200 फीट ऊंचा प्रतापगढ़ है। कोकण की ओर उतरता हुआ किले का पश्चिम भाग मतलब एकदम खड़ी पहाड़ी है, यानी यह भाग दुर्गम है। इस वजह से कोकण की ओर से बड़ी सेना जुटाना कठिन। कोयना घाटी से कोकण में उतरने के लिए 2 घाट है। किले के उत्तर में अम्बेनली घाट और दक्षिण में पार घाट। कोयना की घाटी की इस अजीबोगरीब संरचना के कारण किले की घेराबंदी करना मुश्किल। दूसरी ओर घाटी में प्रवेश करने वाली सेना ही दुविधा में फंस जाएगी। उसका बाहरी दुनिया से नाता टूट जाएगा। उसके आंदोलनों पर भी पाबंदी लग जाएगी। महाराज के लिए अफजल खान की इस आक्रमण का सामना करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं थी। इस प्रदेश का इतने विस्तार से वर्णन करने का कारण यह है कि उसकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही महाराज द्वारा खेले गए रणनीति के इतिहास को उजागर करना हमारे लिए आसान और आपके लिए उपयुक्त होगा। सबसे पहले खान के डेरे को समझते हैं। खान वाई के खेमे से हाथियों, बंदूकों और अन्य सामग्री के साथ 15 से 16,000 सैनिक जावली में साथ ले आया था। कोयना नदी को पार करने के बाद उसकी सेना ने कोयना के तट पर डेरा डाला था। खान का ये डेरा जावली के पास था। दूसरा बड़ा शिविर दक्षिण में पार गांव के पास था। महाराज ने खान समेत उसकी सेना भी सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सके, इसलिए दुकानें लगाकर बेहतरीन सुविधा रखी थी। इतना ही नहीं, न केवल हलवाई और भोजन की दुकानें बल्कि यवनों को प्यारी कसाई की दुकानें भी लगाई थी। यहाँ ध्यान दे दोस्तों, महाराज की ये क्रिया फालतू में नैतिक और धार्मिक तत्व का बड़प्पन मचाने के बजाय
राष्ट्रीय कार्य पर ध्यान देने की उनकी असाधारण दृष्टि को दर्शाता है। आइए अब महाराज द्वारा चारों ओर लगाए गए सैन्य ढांचे को समझते हैं। महाराज ने अपने अनुयायियों कान्होजी ज़ैदे, बांदल, शिलीमकर, बाजी सर्जेराव, अन्नाजी दत्तो, रंगनाथ पासलकर आदि को जनी तिम्बे के सुंड के समांतर पर्वत सुंड में घनी झाड़ियों के उपवन में छोटे छोटे समूह में फैला के रखा। जनी तिम्बे के पूर्व में महारवाड़ा का तिम्बा नामक पर्वत है। घाटी के उत्तर की ओर इन दोनों के बीच महाराज की 400-500 पैदल सेनाएं झाड़ियों और खाई में छुपी हुई थी। उन्हें पार के खान की सेना पर पहला हमला करना था। प्रतापगढ़ के मुख्य द्वार के नीचे बाई ओर चढ़ते ही एक बड़े कटोरे जैसी जगह है। यहाँ हिरोजी फर्जंद को 40 से 50 सैनिकों के साथ तैनात किया गया था। प्रतापगढ़ के दक्षिण में पारघाट से कोकण उतरते समय एक छोटे से पठार पर किनेश्वर स्थित है। किनेश्वर पार से 5 किलोमीटर पर है। यहाँ पैदल सेना के सेनापति मोरोपंत पिंगले को 3 से 4 हजार इतनी बड़ी पैदल सेना के साथ रखा गया था। प्रतापगढ़ के उत्तर में अम्बेनली घाट के माध्यम से कोकण में उतरते समय लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर कुंभऋषि के पश्चिम में रानकड़ेसर के जंगल में घुड़सवार सेना के सेनापति नेताजी पालकर को और सरदार रघुनाथ बल्लाल अत्रे को घुड़सवार सेना के साथ रुकना था। यह स्थान कोयना से बहुत दूर नीचे घने जंगलों में था, इसलिए एक बड़ी घुड़सवार सेना का भी खान की सेना को पता लगना असंभव था। महाबलेश्वर से कोयना की घाटी में उतरने वाली रणतोंडी घाट पर सरदार बाबाजी भोसले घुड़सवार सेना के साथ थे। प्रतापगढ़ महाराज द्वारा अच्छी तरह से सुसज्ज किया गया था। प्रतापगढ़ के आसपास विभिन्न स्थानों पर गार्ड और वॉच पोस्ट थे। प्रतापगढ़ का स्थान छोटा होने के कारण किले में केवल 1000 सैनिक रखे गए थे। किले के पश्चिम छोर पर हर एक बुरुज पर 50 सैनिक और पूर्वी छोर पर 100 सैनिक तैनात थे। किले के रास्ते में किले की तोपों का मुंह तना गया था। किले के मुख्य द्वार से जनी टेम्बे के रास्ते में उनके पद के प्रसिद्ध सैनिकों को महाराज द्वारा शागिर्दों, खिदमतगारों, पान देने वालों, चावरी मोर्चल झुलाने वालों, जूता उठाने वालों के रूप में गुप्त रूप से तैनात किया गया था। उस संपूर्ण भौगोलिक स्थान के हर गली नुक्कड़ और कोने का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद महाराज ने इस अद्भुत सैन्य संरचना की योजना बनाई। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराज हर एक के लिए विशिष्ट कार्यों की योजना बनाते थे। एक के काम की खबर दूसरे को नहीं होती थी, इसलिए महाराज के इरादों को जानना मुश्किल होता था और उस वजह से फितूरी की कोई संभावना नहीं बचती थी। और चूंकि सभी को विशिष्ट कार्य करने की योजना बनाई गई थी, किसी भी कार्य में गलती होना केवल असंभव था। उन्हें पहले या बाद में भी काम पर चर्चा करना पसंद नहीं था। महाराज की यही नीति थी दोस्तों। अब चलिए फिर से शामियाने के पास पहुंचते हैं। इधर महाराज ने खान पर हमला किया यह देखकर शामियाने के बाहर विशेष रूप से नियुक्त तुरही, जिसे सख्त निर्देश यह था कि जैसे ही शामियाने में गड़बड़ शुरू हो जाए, बिना कुछ देखे तुरंत अपना सिंह नामक वाद्य बजाना शुरू कर देना। वैसे वो आदेशानुसार सिंह जोर जोर से बजाने लगा। ध्यान में ले दोस्तों, हम 17वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस जमाने में अब की जैसे टेलीफोन या मोबाइल नहीं थे। कम्युनिकेशन यथासंभव तेज और सटीक बनाने के लिए महाराज ने ऐसे सब उपाय खोजे थे। सिंह की आवाज ही किले में इशारे का काम करने वाली थी, जो मिलने पर किले पर तैयार तोपचियों ने पहले ही दी गई आज्ञा के अनुसार तुरंत तोपें दागना शुरू कर दिया। तो तोपों की आवाज गरज उठी, न कि वो घाटी उस आवाज से गूंज उठी। जैसे ही इन तोपों की आवाज सुनी, महाराज की सेना ने यह सोचकर कि महाराज को ही धोखा मिला है, वे दुश्मन सेना पर बेहोशी से टूट पड़े। उनकी ऐसी सोच का कारण, जैसा कि महाराज ने फैसला किया था, 9 नवंबर की रात को सरदारों के अपने अपने स्थानों पर जाने से पहले महाराज ने अपने सहयोगियों से मुलाकात की और ये कहकर सभी निर्दोषों को समझाया और उन सभी को प्रोत्साहित किया कि तय किए हुए अपने अपने स्थानों पर दुश्मन को पता न चले ऐसे छुप के बैठे। यदि खान बेईमानी करता है तो किले से तोपों की 3 इशारा दी जाएगी। जैसे ही वो हो जाए, एक ही इल्का कर खान की सेना काट डालो, लश्कर का पूरी तरह से सफाया कर दो। अब यहाँ राजनीति के हिस्से को समझे। कहने का तात्पर्य यह है कि तोपों की चेतावनी जो किसी भी हालत में, यानी कि महाराज को धोखा मिले या न मिले,
होने ही वाली थी और वो होने से जैसा कि पूर्व निर्धारित किया गया था वही हुआ। महाराज की सेना यह महसूस करते हुए कि खान ने ही उन्हें धोखा दिया है, जैसे सही में हुआ भी था, खान की सेना पर प्रतिशोध की आग में पागलपन बरस पड़े। उन्होंने आगे कहा, हम इस बैठक में जीत के ही आएंगे और वैसा अम्बे माता ने आशीर्वाद भी दिया है। फिर भी अगर कुछ गलती हो जाती है तब भी आप सभी को बिना किसी डर के डटकर दुश्मन को डुबो देना है, राज्य की रक्षा करनी है। हमारे लिए शोक करने के बजाय संभाजी राजा को आगे रख स्वराज्य चलाने की अपनी प्रतिज्ञा जारी रखनी है। यह राज्य मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का है। यह राज्य आप जैसे वफादार और जाबाज मंडलियों के भरोसे और खून पसीने पर खड़ा है। मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। इसके लिए सभी को शत्रु का खौफ दिल से मिटाकर जी जान लगाकर लड़ना है। राज्य बड़ा है, वो तुम्हारा ही है। यहाँ महाराज का लक्ष्य और उनका आदर्श देखा जा सकता है और ऐसे आदर्श राजा को हमारी संस्कृति में भगवान माना गया है। यहाँ दो बातें और, पहली यह कि उनका यह आदेश कि सेनापति अगर शहीद भी हो जाए युद्ध नहीं रुकना चाहिए, जो भी पीछे बच जाए वो सेनापति बने और अंतिम सैनिक तक हिंदवी स्वराज्य की इस अंतिम ध्येय के लक्ष्य तक ये लड़ाई जारी रखे। और साथियों, उनका यह आदेश मराठों द्वारा इस हिंदवी स्वराज, इस हिंदू पद पातशाही के अंत तक जी जान लगाकर निभाया हुआ देखने को मिलता है। ऐसी वजह से ही इस राजा को युग प्रवर्तक माना गया है। दूसरी बात, अंबामाती का आशीर्वाद का किस्सा, यानी कि इतने बड़े संकट को देख उनके घबराए हड़बड़ाए हुए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए महाराज द्वारा निभाए गए मनोविज्ञान का एक जबरदस्त उदाहरण है। हम अफजल खान वध के पूर्वार्ध के भाग में इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब से महाराज की सेना की एक साथ चलने वाली गतिविधियों को एक के बाद एक दिखाया गया है ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन वो समझने से पहले ध्यान देखिए, ये पूरी सेना अब अपनी जगह छोड़ बाहर आने से पहले कम से कम 7 से 8 घंटे तक बिना हिले डुले निर्धारित क्षेत्र में छिपी रही, क्योंकि उन्हें यह पता था कि वे किस तरह का राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं। उन सभी को इस बात का पूरा अंदाजा था कि हम में से एक की भी गलती पूरी योजना को बर्बाद कर देगी। बिना ऐसी मानसिकता के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना संभव ही नहीं था और राष्ट्रीय कार्य के प्रति ऐसी जागरूकता का ज्ञान उन्हें उनके राजा द्वारा ही अच्छे से प्रदान किया गया था। तोपों की इशारत सुनते ही सबसे करीब होने के कारण 700 से 800 सैनिकों के साथ सरदार कान्होजी, पांदल, पासलकर, बाजी सर्जेराव और अन्नाजी ने खान के उन 1500 सशस्त्र सैनिकों को क्या हुआ यह जानने से पहले उन पर पहला हमला किया। दूसरी ओर सरदार मोरोपंत की पैदल सेना पारघाट से निकली। जनी टिम्बे की तलहटी में खान के 1500 अश्वों की खबर पर, जो पंत को पहले ही मिल चुकी थी, उन्होंने खान की इस सेना के खिलाफ सरदार धमाले, मरल, ढोरे और धुमाल के साथ एक टुकड़ी भेजी। घंटे भर की आमने सामने की लड़ाई में खान के 400 से 500 सैनिक मारे गए, 700 से 800 घायल हुए और बाकी ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या भाग गए। महाराज को खान की सेना की सामग्री प्राप्त हुई। एक छोटी सी टुकड़ी इन्हें इकट्ठा करने के लिए रुकी और बाकी सेना आगे बढ़ गई। सरदार मोरोपंत ने खुद मुख्य पैदल सेना के साथ पार के पास खान की सेना के बाएं हिस्से पर एक मजबूत हमले का नेतृत्व किया। खान की सेना में भगदौड़ मच गई। इस क्षेत्र में खान का तोपखाना और मुख्य रूप से पैदल सेना थी। खान की तोपें किसी काम नहीं आई। उन्होंने यह खान की सेना के मोर्चे पर सामने से और दोनों बगलों से ऐसा 3 तरफा हमला किया। यह लड़ाई 2 घंटे तक चली। वहां दूसरी तरफ तोपों की आवाज सुनते ही सरदार रघुनाथ बल्लाल अत्रे के नेतृत्व में कड़े सर से घुड़सवार सेना की टुकड़ी ने जावली में खान की बेसावत सेना के दाहिने हिस्से पर अचानक कुछ इस तरह से हमला किया कि पूरी सेना को पहले ही वार में खदेड़ दिया गया। वहाँ जो बड़ी घुड़सवार सेना थी उन्हें घोड़े पे जीन चढ़ाने की भी फुर्सत नहीं मिली। सरमोहम्मद नेताजी पालकर की घुड़सवार सेना तेजी से महाबलेश्वर की ओर आगे बढ़ी और बाबाजी भोसले की टुकड़ी से जा मिली और फिर वे एक साथ वाई की ओर आगे बढ़े। अब अंधेरा छा गया था। खान की सेना भागने लगी। भागना तो है वाई की हो, परंतु घना अंधकार, परदेसी इलाका, पहाड़ियों से भरा देश, रास्ते का कोई अता पता नहीं। इसमें वाई के रास्ते में मराठा इकाइयां भी ताक लगाकर बैठी थी। खान की सेना की जो हालत हुई पूछो मत। खान के सरदार मंबाजी भोसले और जगदाले मारे गए। सरदार झुंझार राव, अंबर खान, छोटा रंदुल्ला खान और खान के 2 बेटों को कैद कर लिया गया। इस लड़ाई में खान के लगभग 5000 सैनिक मारे गए, 5 से 6000 घायल हुए, 3 से 4000 को पकड़ लिया गया और बाकी भाग गए। महाराज के 1734 सैनिक मारे गए और 420 घायल हुए। साथ ही अटकलों के अनुसार महाराज को भारी लूट मिली। यह लूट विशाल है
यानी 95 हाथी, 1300 ऊंट, 4000 घोड़े, 1800 बैल, 70 बंदूकें, 3 लाख के जेवर मोहरे, 7 लाख का खजाना, 10,000 मूल्य का कपड़ा, 14,000 राहुटिया, 14,000 तंबू और कई सारे हथियार। लेकिन इतने बड़े युद्ध का इतना ही फायदा उठाकर अपनी पीठ थपथपाते बैठे और अपने पराक्रम का जश्न मनाने में अपना कीमती समय बर्बाद करे, वह शिवाजी राजा कैसा? महाराज ने इस घटना का पूरा फायदा कैसे उठाना है, इसकी एक बड़ी योजना पहले ही बना ली थी और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि इसके लिए उन्हें कितनी फुर्ती से काम लेना होगा। लेकिन इस योजना और इसके सटीक क्रियान्वयन यानी इस युद्ध के पूरे उत्तरार्ध को समय की कमी के कारण हम अगले भाग में समझेंगे। इससे हमें गुरिल्ला युद्ध रणनीति, एक संपूर्ण योजना कैसे बनाए और उसे कैसे क्रियान्वित करे, इस बारे में उचित ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने इस इबू नवरम चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी जानकारीपूर्ण एपिसोड्स की सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल बटन पर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना न भूलें। वैसे ही ताकि हम आपके लिए इस तरह के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित होते रहे, लाइक बटन पर क्लिक और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे प्रेरक और तेजस्वी इतिहास से हर एक भारतीय वाकिफ हो जाए। इन एपिसोड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।